मित्रों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास इसके बारे में हम विवेचन करने जा रहे हैं। अपेक्षा यह है कि आप पूरी तरह से इस टॉपिक पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करें। जब भी हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि इस पर हम जब चर्चा करते हैं तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अध्ययन करने के पहले उस देश के आर्थिक विकास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का अध्ययन करने के पहले किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जबकि विकसनशील राष्ट्र की बात अगर करें तो विकसनशील राष्ट्र में प्रमुख समस्या जो दिखाई देती है, जैसे कि गरीबी की समस्या, जैसे कि भारत जनसंख्या में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो वो जनसंख्या में जब वृद्धि दिखती है तो उसमें पहला प्रश्न होता है कि रोजगार की कमी। जब रोजगार की कमी दिखती है तो निश्चित तौर से वहाँ भूखमरी, गरीबी, असमानता, सामाजिक समस्याएं, इस विवेचन को काफ़ी ध्यान से उसको अध्ययन करना जरूरी है। जबकि हम इसी तरह से इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि विकास की प्रमुख बातों को अगर अध्ययन गहराई से करना है तो गरीबी की समस्या, यह भयावह अलग अलग किस्मों में इसका प्रसार और सीधा प्रहार मनुष्य के विकास पर होता है। गरीबी का निर्माण, जब भी गरीबी बढ़ती है तो उसका सीधा प्रहार सामाजिक समस्या पर दिखाई देता है। जब उसमें भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानता है, सामाजिक असमानता है, इस समस्याओं को अगर दूर करना है तो निश्चित तौर पे हमारे देश का आर्थिक विकास इस समस्या में छुपा हुआ है, इसी समस्याओं में छुपा हुआ है। और इसी समस्याओं को लक्ष्य केंद्रित करके इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार या भारत की अलग अलग नियोजन संस्थाएं या सामाजिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं किस तरह से काम करती है उस पर भी बारीकी से नज़र रखना जरूरी है। तो हमारे देश का राष्ट्रीय उत्पाद दिन ब दिन बढ़ता रहा, जैसे कृषि का आर्थिक विकास, कृषि का विकास कोविड-19 में 3.2% दिखाई देता है। जब 2014 में इसमें जब देश का आर्थिक विकास 9 या 10% के राह पे था, उस मोड में देश का कृषि का विकास 3.8% था। अब कोविड-19 में 3.2% अगर है तो इसी विकास में हमारे देश में जो जीडीपी है, वो जीडीपी जब बढ़ना चाहिए वो बड़ी मात्रा में जीडीपी की गिरावट हो रही है। जैसे कि 2014 के पहले हमारे देश का जीडीपी जैसे कि बढ़ रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, तो उसकी मात्रा में 2019-20 में हमारा जीडीपी, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वो डाउन हो रहा है। कितना डाउन हो रहा है? तो 23.9% वो जीरो से बढ़कर नीचे माइनस आया है। तो आर्थिक विकास निर्माण करने के लिए या आर्थिक वृद्धि, या हम अगर कहते हैं कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद अगर बढ़ाना है तो हमें इस गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक समस्याएं, इसका निवारण करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे देश में परंपरागत विचारधारा है। परंपरागत विचारधारा कैसी है कि हमारे देश में जो परंपरागत विचारधारा धार्मिकता के आधार पर और कई पुरातनवादी अर्थव्यवस्था, जैसे कि एडम स्मिथ के पहले जो क्लासिकल थियरी थी, वो क्लासिकल थियरी के आधार पर हमारे देश का भी नियोजन काफ़ी साल चला। जो मिक्स इकोनॉमी थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था थी। वो मिश्र अर्थव्यवस्था में हमारे देश में निजी
व्यवस्था, निजी उद्योगों का निजीकरण और सार्वजनिकरण, इस दो वर्गीकरण में हमारे देश की अर्थव्यवस्था वर्गीकृत की गई थी। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का निर्माण हुआ 1991 में, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था निजीकरण के तौर पर एलपीजी के तहत हमारे देश की अर्थव्यवस्था रन कर रही थी, जैसे कि वैश्वीकरण या निजीकरण, जो लिबरलाइजेशन, ट्रांसनेशनलाइजेशन, इस प्रोसेस में हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे जा रही थी। तो ऐसे स्तर में हमारे देश में कई प्रकार की मंदियां, इकोनॉमिक क्राइसिस का निर्माण हुआ। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि या हम सकल घरेलू उत्पाद, इसमें कमजोरी दिखने लगी। पर्याप्त मात्रा में जब निजीकरण की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू थी 1991 के बाद, तो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। जैसे कि अमेरिका की फेडरल बैंक जब इकोनॉमिक क्राइसिस से कमजोर हुई या बड़ी बड़ी बैंकिंग में धराशायी हुई, तो उसी तरह से हमारे देश में भी बैंकिंग में एनपीए आया। बैंकिंग में एनपीए आया, नोटबंदी, सरकार ने नोटबंदी की 2014 में, 2015-16 में जो जीएसटी आया, बैंकिंग घोटाला आया। इससे आर्थिक विकास धीमी गति से यानी निचले स्तर पे गया। तो निचले स्तर पे गया, तो इससे केवल निचले स्तर पे नहीं गया, तो वो माइनस में गया। तो इसी अवस्था में हम आर्थिक विकास की सोच ब्रॉड करने के लिए हमारे देश में सरकार ने नीति आयोग का निर्माण किया। जब नीति आयोग का गठन हुआ, तो नीति आयोग में अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करें। ओके, इसी प्रक्रिया में हम आर्थिक विकास की अवधारणाओं को या आर्थिक विकास की परिभाषाओं को हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र या इस आर्थिक विकास को या अल्प विकास को संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र अल्प विकसित देश में उसे माना गया है जिस देश का प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या संतुलित आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी यूरोप की तुलना में अगर देखेंगे तो भारत का या डेवलपिंग कंट्री का प्रति राष्ट्रीय आय बड़ी मात्रा में कमज़ोर है, कम है। वो कितना कम है उसमें हम देखेंगे तो बड़ी मात्रा में कम है। जैसे कि अमेरिका का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 55,980, जर्मनी का 45,940, इंग्लैंड का 43,390, जापान का 36,680 और इंडिया का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो डॉलर में दिया है वो है 1,600। तो इससे हम अनुमान करते हैं कि देश का अल्प विकसित राष्ट्र की तुलना में विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद 45,000 डॉलर में आगे है, तो 14 गुना 21 गुना इस टाइप से आगे है। तो क्यों आगे है? आधुनिक अर्थशास्त्री इस प्रक्रिया में कई प्रकार की परिभाषा वो विवेचित करते हैं। पहले गरीबी का उन्मूलन करना, किसी भी राष्ट्र में अगर गरीबी का स्तर बढ़ता रहा है तो गरीबी का उन्मूलन करने के लिए या आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए ठोस उपाय, कई प्रकार की कायदे कानून बनाकर गरीबी या सामाजिक असमानताएं, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए आधुनिक या नई तंत्र प्रणाली द्वारा औद्योगिकरण करना बहुत जरूरी है। और आधुनिक तंत्र प्रणालियों द्वारा औद्योगिकरण बड़ी मात्रा में पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बढ़ता है, अगर
निजी क्षेत्र में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी मात्रा में बढ़ता है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्राथमिक स्तर देके प्राथमिकता देकर सरकार ने उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना जरूरी है। जैसे कि हमारे देश में 5,76,000 ग्रामों का हमारा देश है। भारत में 5,76,000 ग्राम बसे हुए हैं और कई ग्राम, हजारों ग्रामों के लोग शहर में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। और वो कृषि, भारत देश में जनसंख्या कृषि पर आधारित है, तो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले कामगार या मजदूर जब 4 महीने 2 महीने काम करने के बाद वो शहरों में पलायन करते हैं, उससे बेरोजगारी बड़ी मात्रा में शहरों में भयानक या बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। तो बेरोजगारी का स्तर, शहरों का स्तर कम करना, ग्रामीण एरियाओं में ग्रामीण एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज को अगर बढ़ावा दिए और कृषि को तंत्र ज्ञान के आधार पर, तकनीकी ज्ञान के आधार पर कृषि की उपज अगर हम निर्माण करते हैं तो निश्चित तौर से ग्रामीण इलाकों का विकास, जैसे कि हर ग्राम को पक्की सड़क से शहरों में जोड़ना, यातायात हो या कोई सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा हो, रोजगार हो, इस तरह से हमें ग्राम और शहर इसमें अगर संतुलन या जोड़ना है तो पक्की सड़कें, पीने का पानी, स्वास्थ्य या एजुकेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन निर्माण करके रोजगार को बढ़ाना, यह बातों को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी देश का आर्थिक विकास होगा। और आर्थिक विकास, अभी डेवलपिंग कंट्री में आर्थिक विकास की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका में, यूरोप में आर्थिक विकास की जरूरत नहीं, वहाँ आर्थिक वृद्धि को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन की सपनों का भारत अगर हम सोचेंगे तो $5 ट्रिलियन को इकोनॉमिक या हमारे देश की इकोनॉमी अगर बनाना है तो देश की अर्थव्यवस्था में जो बीमारीपन है, जो गरीबी का बीमारीपन है, असमानता का बीमारीपन है, अशिक्षा का बीमारीपन है या अस्वास्थ्य का बीमारीपन, ये सभी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें काफ़ी नीति आयोग के अनुसार, बड़े बड़े नीति आयोग या नियोजित अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से हम कई प्रकार के आयोग, स्टेट आयोग बनाते हैं। स्टेट लेवल में अगर बड़ी बड़ी जो नियोजन की प्रक्रियाएं हम बनाते हैं, उस नियोजन की प्रक्रियाओं के तहत हमें कृषि की उपज को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आए दिन हमारे देश में ये जो 6 साल में अगर देखेंगे तो जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट निचले स्तर पर जा रहा है। तो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू रीच ऑन दैट लेवल। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसमें हम परिभाषित अगर करना है आर्थिक विकास को, तो आर्थिक विकास में श्रम शक्ति और प्राकृतिक साधनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना जरूरी है। प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल है हमारे देश में पानी, नदियों का पानी, बड़े नदियों को जोड़ना या बड़े बड़े प्रकल्पों को निर्माण करना, रेल यातायात को रिस्ट्रक्चरिंग करना, जैसे कि हवाई जहाज की रिस्ट्रक्चरिंग करना, रोड ट्रांसपोर्टेशन को, बड़े रोड ट्रांसपोर्टेशन को एक्सपांशन करना, इससे काफ़ी रोजगार क्रिएट हो जाएगा, बड़ी मात्रा में शहरों में रोजगार मिलेगा। और सरकारी संस्थाओं में कई सामाजिक असुरक्षितता और सामाजिक असमानताओं की खाई दिखाई देती है। आजकल प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर को सरकार ने ये 10 साल में काफ़ी मात्रा में प्राइवेट लोगों को बेचा है। बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां सरकार ने बेचने को निकाली, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जिसमें BSNL है, जिसमें रेल है। ऐसी बड़ी नवरत्न कंपनियां बेचकर हम हमारे देश में आर्थिक विकास लाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो देश, जैसे कि कहीं ऐसा कहते हैं कि एक परिवार में जैसे कि 5 लोग रहते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं कि पापा
हमारी अभी अपने पास कोई धन नहीं है, आय नहीं है, तो मकान बेच दो, खेती बेच दो। जब मकान बेचते हैं, खेती बेचते हैं, तो परिवार में कौन सी सोर्स रहती है, कौन सी रियल एस्टेट रहती है। तो इस टाइप के हमारे देश में इस प्रक्रिया चल रही है। हम रेल बेच रहे हैं, हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच रहे हैं, हम BSNL बेच रहे हैं, हम स्टील कंपनियां बेच रहे हैं। तो मूल संपत्ति यानी जो मूल संरचना जिस प्राकृतिक साधनों पर बनी हुई है, उन प्रक्रिया को हम बेचेंगे तो देश की संपत्ति हमारे पास क्या रहेगी? तो आर्थिक विकास किस तरह से रहेगा? तो आर्थिक विकास को समझने के लिए या आर्थिक विकास को वृद्धिगत करने के लिए देश में प्रति व्यक्ति आय का जो निचला स्तर है, वो प्रति व्यक्ति आय का निचला स्तर हमें बढ़ाना पड़ेगा। कृषि पूंजी की अभाव से हमारे देश में काफ़ी समस्याएं निर्माण हुई है। जैसे कि हम बड़ी मात्रा में वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, ऋण लेते हैं, IMF से ऋण लेते हैं, कई एशियन बैंक से ऋण लेते हैं, कई बड़े कंट्रीज सदर्न कंट्री से हम ऋण लेते हैं। तो ये ऋण लेने की बीमारी पूंजी के देश में पूंजी के अभाव होने के कारण ही हम ऋण ले रहे हैं। और ऋण ले रहे तो फ्री में दे रहे क्या ऋण? हमें उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो देश की केंद्र सरकार या राज्य सरकारें केवल ब्याज को पेड कर रही है, मूल कर्जा वैसा ही रहता है। तो हमारे देश में कई बैंकों का, वर्ल्ड बैंकों का, एशियन बैंकों का कर्जा या ऋण बढ़ रहा है। तो देश में पूंजी के अभाव के कारण देश की, जैसे भारत अल्प विकसित देशों का विकास गरीबी के कारण, असुरक्षितता के कारण, सामाजिक असमानता के कारण जो दिन ब दिन गिर रहा है, तो उससे कंज्यूमर्स को जो कंज्यूमरिज्म निर्माण करना चाहते हैं, उपभोक्तावाद निर्माण करना चाहते हैं, तो वो दुनिया के अन्य देशों से अगर तुलना करते हैं, जैसे सिंगापुर से तुलना करते हैं, चीन से तुलना करते हैं, मलेशिया से तुलना करते हैं, तो चीन में फॉर एग्जांपल चीन से तुलना करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था अगर तुलना करते हैं, तो भारत 10 वस्तुएं चीन को बेचता है, तो चीन 50 वस्तुएं भारत को बेचता है। तो हमारे देश में अगर जनसंख्या की मात्रा में देखेंगे तो दोनों देशों में संख्या बराबर है, लेकिन वस्तु निर्माण या वस्तु सेवाओं की निर्मित करने के लिए हमारे देश में शिक्षा स्तर को बढ़ाकर रोजगार निर्माण करना, कृषि से रोजगार निर्माण करना या इंडस्ट्रियल सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से रोजगार निर्माण करने के लिए प्रयास करने के बजाय हम दूसरे अलग तरह से देश को एक गरीबी निर्माण, जो गरीबी को बढ़ावा कैसे हो या सामाजिक असुरक्षितताएं कैसे निर्माण हो, इस पर सरकारी यंत्रणाओं का एक नियंत्रण ठीक नहीं दिख रहा है। इससे हमारे देश में पूंजी का अभाव, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काफ़ी 90 लाख से ज़्यादा उद्योग बीमार स्तर में दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में नवरत्न कंपनियां को बेचने के बाद देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो इसमें पूंजी का अभाव होने के कारण भारत जैसे अल्प विकसित देश में यह एक सामान्य लक्षण से माना जाता है। जनसंख्या का भार अगर देखेंगे तो अल्प विकसित देशों में जनसंख्या की बड़ी मात्रा में वृद्धि हो रही है। आज भी हमारे देश में 2%, हर साल 2% जनसंख्या में वृद्धि हुई दिखाई देती है। और ये 2% वृद्धि अन्य देशों की तुलना में देखेंगे तो हमारे देश की सबसे ज़्यादा धन का व्यय चिकित्सा पर होता है और शिक्षा पर होता है। शिक्षा को उसका स्तर बढ़ाने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। गरीबी का उन्मूलन करते करते देश की कई खजाना देश की गरीबी की प्रक्रियाओं पर खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यूरोपियन राष्ट्रों में, अमेरिकन राष्ट्रों में ऐसा नहीं है, वहाँ वृद्धि पर जोर देते हैं। अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक विकास की कमियों पर जोर देना पड़ता है और यहाँ इस तरह की तुलना की जाती है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, भारत वर्तमान स्थिति में कोविड-19 के दौर में तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि क्षेत्र जीवित नहीं रहता इस क्षेत्र में
तो हमारे देश में कई प्रकार का प्रश्न भयावह होता, लोगों की जीवित हानि, करोड़ों जीवित हानि हो जाती थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल 0% में आया है, रेलवे सेक्टर 0% में आया, अलग अलग सेक्टर में 0 ये जो जीडीपी है, दुनिया के अन्य देशों में भारत का जीडीपी सबसे निचले स्तर पर गया है। इसमें केवल कोविड-19 के कारण ही नहीं, बल्कि अन्य कारण है। इसमें 2014 से हमारे देश में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि बड़ी क्रमशः नीचे स्तर पर गई है। वो कृषि पर नियंत्रण होने के कारण अच्छा हुआ, हमारे देश में 3.2% कृषि का क्षेत्र जीवित है और विकास हो रहा है। तो उस पर 80 करोड़ लोगों को सरकार ने अनाज बांटा, सस्ते में दिया है। वर्तमान स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था का विवेचन करेंगे तो वर्तमान स्थिति में 80 करोड़ लोगों को सरकार ने कृषि क्षेत्र से अनाज सस्ते दामों पर बांटा है। इससे और आगे ये अगर ऐसा ही रहा, आगे ऐसी क्रिया अगर बढ़ती रही तो देश की अर्थव्यवस्था खोखली होने के बजाय काफ़ी कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए कृषि की उपज निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान नए तकनीकी का निर्माण करना, नई तकनीकी की विकास निर्माण करने के लिए सरकार ने नए व्यवसाय, कृषि से निगडित जो नए व्यवसाय है, वो नए व्यवसाय को जोड़ने की जरूरी है। और वो जनसंख्या के आधार पर, हमारे देश में जनसंख्या के आधार पर उसको क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है। औद्योगिक पिछड़ापन, हमारे देश में औद्योगिक पिछड़ापन होने के कारण जैसे कई स्टेटों में देखेंगे, जैसे बिहार स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, हमारे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिला है या भंडारा जिला है, कई जिले में कई उद्योगों का निर्माण होना अभी भी बाकी है, क्योंकि वो दुर्लक्षित हुए स्टेट है। और स्वतंत्रता से अगर देखेंगे तो कई स्टेट में उद्योगों का पिछड़ापन बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। तो आज घरेलू उत्पाद को वो स्टेट में उस स्टेट का घरेलू उत्पाद अगर बढ़ाना है, जैसे कि महाराष्ट्र अव्वल में घरेलू उत्पाद बढ़न दर महाराष्ट्र का अव्वल स्तर पर है, लेकिन उस तुलना में कई स्टेट पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक पर्यावरण सूटेबल न होने के कारण, प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता न होने के कारण, या कई प्रकार मानवीय सूचिका इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स भी उस स्टेट में काफ़ी मात्रा में गिर चुका हुआ है। तो इसको दूर करने के लिए हमारे देश में अमेरिका, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, ये प्रधान देश, उसको प्राथमिक लेवल के जो वृद्धिगत देश बोलते हैं, तो इस देशों से हमें पर्याप्त मात्रा में नई टेक्नोलॉजी लाकर हमें साथ साथ चलना पड़ेगा। न कि चीन के साथ युद्ध करके या अमेरिका के साथ युद्ध करके हमारे देश की तरक्की नहीं होगी या भारतीय अर्थव्यवस्था संपन्न नहीं होगी या विकसित नहीं होगी। तो उसमें कृषि विकास की निर्भरता को दूर करने के लिए या कृषि पर निर्भरता का स्तर जो जैसे बढ़ रहा है, अभी तो अगर देखेंगे तो भी कृषि पर निर्भरता कम हुई है, अभी 47% पे आई है। पहले 52 थी, इसके पहले 57 थी। 2014 में 57% कृषि पर निर्भर थे यहाँ के लोग। अभी वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो 47% लोग कृषि पर निर्भर है। तो ये अधिक मात्रा में उसको निर्भरता दूर करने के लिए नई तकनीकी का ज्ञान हमें एक्वायर करना पड़ेगा और उद्योजकता को बड़ी मात्रा में बढ़ावा देकर नई तंत्र प्रणालियों को जोड़ के हमारे देश में आज 27% योगदान औद्योगिक क्षेत्रों का है। तो वो 27% योगदान को भी आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम अर्धविकसित देश या अल्प विकसित देश की तुलना में हम तुलना में जब इंडिया को मापते हैं तो असंतुलित कई प्रकार के
पिछड़े वर्गों के कारण या दुर्लक्षित समाज के कारण या अशिक्षा के कारण उस स्टेट को एक पिछड़ापन माना जाता है। वो उद्योग क्षेत्र में देखो, शिक्षा क्षेत्र में देखो, या कृषि क्षेत्र में देखो, या किसी सेवा क्षेत्र से देखो, तो उस क्षेत्र को दूर करने के लिए बैंकिंग में नई तकनीकों के आधार पर सुधार लाना जरूरी है। जैसे सरकार ने एक प्रयास किया है कि बैंकों की बैंकिंग सेक्टर में कम मात्रा में बैंकिंग को रखना, जैसे कि जितने नेशनलाइज बैंक हुई थी उसको 4 बैंक में रिड्यूस करने का सरकार ने मन बनाया। तो इसको हम रिस्ट्रक्चरिंग इन बैंकिंग सेक्टर कहते हैं, या नई सुधार बैंकिंग क्षेत्र में भी नई सुधार लाकर डिजिटल बैंकिंग निर्माण करके भी देश की आर्थिक विकास को बनाए रख सकते हैं। तकनीकों का पिछड़ापन, भारत स्वतंत्रता के पहले भी तकनीकी क्षेत्र में जीरो था। अब स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार की तकनीकी क्षेत्र में भारत ने जैसे सुपर कंप्यूटर बनाया, या कई प्रकार की पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिक्स्ड अर्थव्यवस्था निर्माण करने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी नई अनुसंधान के तहत देश के विकास को जोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में योजना आयोग से खर्चा किया, या पूंजी पर्याप्त मात्रा में उसमें खर्च की, और नए श्रम आयोग का निर्माण किया। श्रम आयोगों की निर्माण नई उत्पत्ति हुई। उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए गरीबी का ढांचा या गरीबी को दूर करने के लिए, जैसे कि सरकार 2%, 1% रिड्यूस करने का प्रयास करती है। पिछले 2014 से सरकार ने गरीबी का उन्मूलन करना है या गरीबी का स्तर कम करना है तो 2%, 3% कम करना है। इसके लिए कई पर्याप्त मात्रा में, जैसे कि सरकार ने 10,000 ग्रामों को अडॉप्ट किया था, 2014 से 10,000 ग्रामों को अडॉप्ट किया था। उसके तहत देश का आर्थिक विकास बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन अनसर्टेनिटी, जैसे व्यवसाय में अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस में, वैसी देश में अनसर्टेनिटी निर्माण होने के कारण हमारे देश में आर्थिक विकास का स्तर निम्न मात्रा में आ चुका है। जैसे बेरोजगारी में 16 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। अभी पिछले महीने का डाटा है, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हमारे देश में कोविड-19 में। नोटबंदी से काफ़ी लोग बेरोजगार हुए। तो ऐसी देश में 16 करोड़ का रोजगार जाना और हमारे देश में आर्थिक विकास में छेद लगना है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार बड़ा प्रयास कर रही है, अथक प्रयास कर रही है। और हर स्टेट को प्रतिनिधि मान के नीति आयोग में मुख्यमंत्री को सदस्यता देके हर क्षेत्र के हर स्टेट में एक प्रायोरिटी सरकार देना चाहती है। वो भी एक हमारे देश में कुल जनसंख्या 35% ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 35% जनता कई साधनों का यूटिलाइजेशन नहीं करती है ना। विकसित राष्ट्रों में 99% लोग संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा डाटा है कि जैसे कि मलेशिया हो या सोवियत रशिया हो, कंप्यूटराइजेशन के युग में 99% लोग वहाँ के कंप्यूटर यूज़ करते हैं। हमारे देश में 20%, 25% कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्थिक विकास की बात करना है तो आर्थिक विकास करने के लिए हर व्यक्ति को एक समान रूप से एक अवसर अगर दिए तो ये स्तर ऊंचा उठ सकता है। आर्थिक असमानताओं को दूर कर सकते हैं, व्यापक गरीबी को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से आर्थिक विकास हमारे देश में वृद्धिगत हो सकता है। ऐसा अनुमान करके मैं मेरा यह लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।